आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। ये घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती, थाना पड़ता है बलरामपुर। बलरामपुर की रहने वाली एक फैमिली है जिसमें कि रामनाथ एक व्यक्ति होते हैं। वो पहुंचते हैं अपने खेतों में। खेत में उनके धान खड़े हुए थे तो अपने खेतों पर चले जा रहे थे, और जैसे ही वो खेत में अंदर एंट्री करते हैं, एक पुराना जो भट्टा था ईंटों का, वो बंद पड़ा हुआ था। उसके बगल से उनकी धान की खेती थी, वही नाला बना हुआ था। उस जैसे ही वहाँ निकलते हैं तो वहाँ पर उनके पैर से एक नरकंकाल की खोपड़ी उनके पैर में टकरा जाती है। तो वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन उसको फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक नरकंकाल की खोपड़ी फिर मिलती है उनको, तो वो भौचक्के हो जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। और डर भी लगने लगता था कि ये सब कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक नहीं दो दो। फिर आगे फिर वो उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती कि यहाँ माजरा क्या है, और उनके दिमाग में आता है कोई यहाँ मर्डर करके यहाँ उनको डाल गया। फिर देखता है वहाँ एक और सिर खोपड़ी मिलती कंकाल की, तो वो फिर डर जाते हैं और वहीं से भाग जाते हैं और वहाँ जो से चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ आस पास के जो गाँव के व्यक्ति थे उनकी आवाज़ को सुनते हैं, तो तुरंत ही उनके पास पहुँचते हैं और धीमे धीमे ये उनकी जो बात थी, चिल्लाना था, ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए कि किसके नरकंकाल हैं, कौन है, क्या है। और ऐसे ही वहाँ के जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था, उस वहाँ भी सूचना पहुँच जाती है। उसके बाद वहाँ जो वो अपने बड़े अधिकारी एसपी वैभव के पास भी खबर पहुँचाते हैं, जो बड़े आईपीएस अधिकारी हैं। उसके बाद वो अपना मैप फोर्स लेकर उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं जहां पर वो नरकंकाल पड़े हुए थे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे भी पूरा वीडियो देखिए। हम आपको विस्तार से पूरा बताएंगे ये नरकंकाल किसके मिले थे। जब पुलिस उसकी तफ्तीश करती है, पूरी वहाँ बैरिकेडिंग कर देती है एरिया का, और बारीकी से उसकी जांच करती है, फॉरेंसिक लैब बुलाई जाती है, डीएनए टेस्ट के लिए उसके वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं, और वहाँ एक नहीं तीन तीन जो नरकंकाल मिले थे उनको मिलाया जाता है। तो उनके कपड़े भी वहाँ मिले थे। तो पुलिस करीब 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी थाने आते हैं वहाँ तक पूरी सूचना को सर्कुलेट कर देते हैं कि आपके थानों में कोई एफआईआर दर्ज हुई हो जिसमें करीब 3 लोग हैं, कोई गुमशुदी हो, कैसे भी हो, हत्या के हों, तो वो अपने यहाँ आके इस थाने में आके संपर्क करें। तो वहीं पर जो कुर्मी एक थाना पड़ता है, वहाँ का करीब 80 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जैसे ही खबर पहुँचती है तो पुलिस थाना वहाँ पहुँचता है, और जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी सूरज कुमार ठाकुर ने, उनको बुलाया जाता है। तो वो पहुँचते हैं वहाँ पर, और उन्हें पहचानने में वक्त लगता है क्योंकि उनकी बीवी और बेटी और बच्चा था। वो फूट फूट के वहाँ रोने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही डराने वाली है। आप इसको पूरे वीडियो सुनिए। ये इतनी बड़ा हत्याकांड कैसे हुआ इस झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। दोस्तों, बलरामपुर ये थाना पड़ता, जिला पड़ता है यहाँ पर। तो इसको कहानी को बोले सुनिए कैसे को समाज में लोग यहाँ पड़े हुए हैं। जब वो रोने लगता है तो लोगों को माजरा समझने में टाइम लगता है। फिर क्या था, पुलिस ने पूरी वहाँ पर तहकीकात करने के बाद, जानकारी पड़ताल करने के बाद टेस्ट आदि फॉरेंसिक लैब में उसका टेस्ट के लिए पहुंचा जाता है। लेकिन वहाँ जो गहने कानून पड़ते, कपड़े पहने थे, चुन्नी वगैरह थी, साड़ी वगैरह थी, बच्चे कपड़े थे, उनसे पहचानने में उसे वक्त लगता है। उसको उसके परिवार वालों को तो पहचान लेते हैं। फिर क्या था, पुलिस उसको ले जाती है और पूछताछ करना चालू कर देती है कि कैसे कैसे आपके बच्चे गायब हुए थे। और 26 सितंबर 2024 को उसके बच्चे एक वहाँ पर नज़दीक करीब 80 किलोमीटर दूर एक बेतला नेशनल पार्क पड़ता है, वहाँ घूमने के लिए गए थे। साथ में एक आरोपी जो मुख्तार है, झाड़ फूक करने वाला, उसके साथ में बच्चे घूमने गए थे। उस दिन से गायब हैं, वो वापस घर नहीं आए। इसकी गुमशुदगी थाने में 4 अक्टूबर को दर्ज कराई थी, लेकिन वहाँ पर जो एसओ साहब थे उन्होंने वहाँ पर इसका तत्काल कार्रवाई नहीं की। अगर करते तो शायद इसमें इतना बड़ा कांड नहीं हो पाता, तुरंत ही मालूम पड़ जाता। तो वहाँ के एसपी ने वहाँ के दरोगा को सस्पेंड किया और एक नई वहाँ पर नियुक्ति की, और उनको जांच का पूरा जिम्मा उनके ऊपर सौंपता। अब कहानी आगे बढ़ती है कि जो एक आरोपी था मुक्ता, जिसको ले गया था, वो झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति था। तो वो झाड़ फूक के चक्कर में उसकी पत्नी सूरज कुमार ठाकुर की, जो उसकी पत्नी का नाम होता है कौशल्या, पड़ गई थी। तो कोई राहत मिल जाती तो उसके घर पे आना जाना था, और उसके आने जाने की वजह से उनकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों के बीच। उनके अंदर
ज़्यादा बढ़ जाती है और उस प्यार से भी आगे बढ़ जाते हैं। वो फिर अपने पति की बातों को नहीं मानती थी, ज़्यादातर उसी मुख्तार अंसारी की बातों को मानती थी। उसके साथ में घनिष्ठ संबंध हो चुके थे, शारीरिक संबंध भी उनके बनते थे। जब भी मौका मिलता था तब वो उनके घर पे आया जाया करता था। इसी के बीच एक मुख्तार अंसारी का छोटा भाई होता है, उसका नाम आरिफ अंसारी होता है। वो भी उसके घर पे आने जाने लगा उसके बहाने की वजह से। उसी घर में उसके सूरज ठाकुर की बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था, जिसकी उम्र 17 साल थी। उसको देखकर वो उस पर मोहित हो गया और उसने मौका देखकर उस पर भी अपना हाथ आजमाना चालू कर दिया था। वो भी उसके प्रेम जाल में फंसा ली उसको भी। लड़की को नाबालिग लड़की थी, जल्दी बेकार आ जाती है। वो घर पे आना जाना का रोक टोक नहीं थी, तो उसका उसने फायदा उठाया और उसके साथ भी वो जब भी चाहता तब शारीरिक संबंध बना लिया करता था। वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वो मना करती थी शादी के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा मौका मिला कि वो एक नेशनल पार्क में घुमाने के लिए उनकी पत्नी को ले जाता है। तो पत्नी तैयार हो जाती है, बेटी भी जाती है। तो छोटे बच्चा एक होता है जिसका नाम, बच्चे का नाम मिंटू होता है, जिसकी उम्र 5 साल है। तो वो करीब तीनों लोग और एवं झाड़ फूक करने वाला मुख्तार ले जाते हैं। तो वहां ये पहुंचते हैं चैनपुर, एक वो सॉरी यहाँ पर कुर्मी कुर्मी में ये मुलाकात होती है। इसके भाई से भी कोई करीब 4 लोग थे और उसका भाई आ जाता है वहाँ पर 5 लोग। तो वहीं रात को रुकते हैं, खाना खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं। तो आरिफ आता है और आरिफ उस लड़की से कहता है, शादी का लिए दबाव डालता है, लेकिन नहीं मानती। तो चाकू लेके आता है और उस मुस्कान के पेट में चाकू से वार कर देता है, जिसमें मुस्कान घायल हो जाती है। जब घायल हो जाती है तो पास में सो रही उसकी माँ वो जाग जाती है। तो वहाँ जो आरिफ ने चाकू मारा, अब उनको डरने लगने लगा था कि मरेगी तो हम फंसेंगे। तो वो पीछे चिल्लाने लगती है। तो पीछे से जो मुख्तार होता है वो वहीं घर में रखी कुल्हाड़ी लेके आता है और उसके जो उसकी माँ होती है बेटी की, कौशल्या ठाकुर, जिसकी उम्र 37 वर्ष है, उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। और कुल्हाड़ी जब कोई मारेगा, धारदार हथियार से सिर में मारेगा तो क्या होगा, बेहोश हो जाएगी, मर जाएगी, खून की धार चलने लगेगी। दोस्तों वो घटना देखिए, सोचिए आप, जब कुल्हाड़ी से वार किया था माँ और बेटी पर, दोनों को घायल करके मार दिया था, फिर उनको खींच के बाहर ले जाता है और उनके गलों पर फिर कुल्हाड़ियों से वार करता है। दोस्तों ऐसी जो घटना है बाकायदा उसने पुलिस के सामने कबूला है और बाकायदा हर न्यूज़ों में यही चल रही है। सुनता हूँ दंग रह जाते हैं लोग उसको, घटना को। जब ले जाते तो बच्चा अंदर 5 साल का था, वो भी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और तो एक कुल्हाड़ी उसके सिर में भी मार दी जाती है। बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। तीनों से कुल्हाड़ियों से उनके वार कर करके उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद उनको वहीं पास का जो भट्टा होता है जो बंद पड़ा हुआ था, वहीं एक धान के खेत में उनको पटकाते, छोड़ रोडियो फेंकाते। नाली नाला तो बना हुआ था, नाली टाइप की होती है। तो वहाँ जो भट्टा होता है, भट्टे के चारों तरफ बनी होती है, जो बंद हो जाता है भट्टा तो गड्ढे से होती है वहाँ पे, और बगल में खेत था किसान का। तो मालूम पड़ जाता है और वो भाग जाता है यहाँ से। जहाँ क्या नाम था उसका, मुख्तार, वो भाग जाता है। वो चैनपुर झारखंड पहुंचता है। और दूसरा भाई था उसका आरिफ, वो पहुंचता है महाराष्ट्र। उन्होंने कहा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और यहाँ से निकल लो, लेकिन करीब 50-51 दिन के बाद पुलिस पकड़ लाती है इनको। बड़ी आसानी से दोनों मिल जाते हैं और इनसे पूछताछ की जाती है। तो अपना जुर्म पहले तो घुमाने का काम करता है, लेकिन नहीं, पुलिस को तो पूरा यकीन हो गया था। और जिस तरीके से, क्योंकि जो पत्नी थी, कहीं ना कहीं इसमें पति पत्नी का झगड़ा था, वो अपनी पति की बातों को नहीं मानती थी। इस वजह से वो उसके कहने में नहीं चलती थी। पत्नी उनकी अपनी पति की बातों को नहीं मानती थी। अगर मानती तो ऐसे परिवार नहीं हो जाता था सूरज ठाकुर का। तो ये हालत बन गई। फिर दोनों भाइयों से कड़ी से कड़ी पूछताछ होती है। तो वो अपना पूरा कबूलनामा उगल देते हैं और घटना को कैसे अंजाम दिया पूरी कहानी बयां कर देते हैं। उन दोनों भाइयों ने अपने प्यार के लिए, अपने ऐश मौज के लिए, क्योंकि वो आरिफ था, पैसा कमाता था, तो सारी कमाई उसे लड़की 17 साल की उम्र थी उसके ऊपर खर्च करता था। जो बड़ा भाई था इसका, मुख्तार, जो झाड़फूक का काम करता था, वो इससे मना करता था कि भाई घर में माता पिता हैं, उनके इलाज के लिए पैसा बचा ले, लेकिन वो सारा पैसा इसमें ऐश मौज में ही खर्च कर देता था। तो उसको इश्क वाई चढ़ी हुई थी। और इस अवस्था में लोग बहक जाते हैं और इतना बड़ा कदम उठा देते हैं। आज उसने एक पूरा हंसता खेलता परिवार उन दोनों भाइयों ने खत्म कर दिया, जिसकी पत्नी, जिसकी बेटी
और जिसका बेटा चला गया हो, सूरज ठाकुर अकेले रह गए। अब यहाँ दोनों भाइयों ने इस कांड को हत्याकांड दिया, तो वो आजीवन तक अब जेलों की सलाखों के पीछे रहेंगे। और हो सकता है अगर अच्छी सी इसकी पैरवी की जाती है तो ऐसे इन अपराधियों को आजीवन तक जेल में रहने के बाद इनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो यानी कितने लोगों को परिवार यहाँ खत्म हुआ। वो दोनों की शादी होती है, बच्चे होंगे, होते बड़े वाले जरूर होंगे मुख्तार के, तो वो तो परिवार नष्ट हो गया। छोटे की शादी होती है, उसका जीवन खराब हो गया। इधर सूरज ठाकुर का परिवार खत्म कर दिया, और जो छोटा बच्चा भी था उसको कुल्हाड़ी से मारा। तो ऐसी कहानियों से बड़ा सबक मिलता है, किसी बाबा के झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, किसी बहका बिना दूरियां बना के रखें, वही बढ़िया। आज के ज़माने में किसी को भरोसा नहीं किया जाता, और ऐसे हत्याकांड बहुत आते हैं, ऐसे केस बहुत निकल जाते हैं। झाड़ फूक करने वाले होते हैं, वो महिलाओं को अपने चंगुल में फंसा लेती हैं, उनका शारीरिक शोषण करने की पूरी फिराक होती है, और वही उनकी वो अंतिम यात्रा होती है करने की, कि कैसे भी करके इस महिलाओं को फंसाया जाए अपनी जालों में झाड़ फूक के नाम पर, और फिर इनका शारीरिक शोषण किया जाए। जब चाहे तब इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, यही इनका लक्ष्य होता है। आप कोई भी किसी को इस केस को उठा के देखिए, आज तक नहीं, पिछला भी देखिए तो होता है। लेकिन कहानियों को जो घटना होती है सबक सीखिए और सतर्क रहिए। इस कहानी बताने का यही उद्देश्य था कि कब का मामला था और किस अपने पति की बातों को ना मानकर उसने अपना परिवार और खुद की जान चली गई, तो रास्ता बढ़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।